Good morning, student. Welcome to online class. So today our topic is Bohr's atomic model. अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ड्रॉबैक्स रदरफोर्ड मॉडल के पढ़ेंगे, क्योंकि जब ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे तभी हमें ये समझ में आएगा कि बोर्स मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी. सो इन द प्रीवियस वीडियोज़ हमने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में डिस्कस किया था. उनके दो ड्रॉबैक्स थे. रदरफोर्ड ने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन जो ड्रॉबैक्स थे उनके दो कुछ चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए. उसमें से पहला ये था कि उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड उन्होंने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड तो एक पर्टिकुलर फोर्स के वजह से यूज़ करता है, रिवॉल्व करता है. तो जो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी चीज़ रिवॉल्व करती है तो वो एक टाइम पे क्या होता है, अपनी एनर्जी रेडिएट कर देती है. तो अकॉर्डिंग टू विच इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पे क्या है, कोलैप्स होना चाहिए. और क्या होता है, एटम का जो होती है स्ट्रक्चर क्या होता है, अनस्टेबल होना चाहिए. लेकिन आपने देखा है बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे हैं जो क्या है, स्टेबल होते हैं. तो इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड नहीं दे पाए. सेकेंड, इन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, मतलब जो दी थी वो उसको फुली सेटिस्फाई नहीं कर पाए. तो जिन पे वर्क करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मॉडल आता है वो आता है बोहर एटॉमिक मॉडल. इन्होंने उनके ड्रॉबैक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिसकी जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं. ठीक है. सो व्हाट इज़ बोहर एटॉमिक मॉडल? अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, a small positive charge nucleus is surrounded by revolving negative charge electron in a fixed orbit. अगर कोई इनके हिसाब से, अगर ये बात तो रदरफोर्ड ने भी बता दी थी, तो इन्होंने एक बात बोल दी कि स्मॉल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है आपका. आपको पता है न्यूक्लियस के पे क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है. प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, दैट्स वाई वी कॉल्ड अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. ठीक है. वो रिवॉल्व कर रहा है किससे, यानी उससे सराउंडेड किससे, इलेक्ट्रॉन से, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में. ही कंडक्टेड दैट इलेक्ट्रॉन विल हैव मोर एनर्जी इफ इट इज़ लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, वेयर एज द इलेक्ट्रॉन विल हैव लेस एनर्जी इफ इट लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस. मीन्स अकॉर्डिंग टू हिम, अब ये क्या लाइन बोली है इन्होंने, कैसे एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन किया है कि अगर जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा उनकी क्या होगी, एनर्जी सबसे कम होगी, और जो न्यूक्लियस से दूर होंगे इलेक्ट्रॉन उनकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी. ठीक है. तो ऐसे ये जो एक्सप्लेनेशन था इन्होंने किस बिहाव पे दिया, वन बाय वन हम अपने पोस्टुलेट्स में पढ़ेंगे. ठीक है. इस पॉइंट को बस एक तरीके से जो हम पढ़ने वाले हैं उसका एक समरी टाइप की थी कि उन्होंने किस मॉडल के बारे में ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाई. एक चीज़ तो इन्होंने बताई दी थी जो रदरफोर्ड ने भी अच्छे से एक्सप्लेन करी कि हम एटम क्या है, स्मॉल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट में. ठीक है. यहाँ तक तो हमारे रदरफोर्ड ने भी बता दिया था. तो अब स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल. So let's start our topic. First is, an atom consists of small heavy positive charge nucleus in the center and electron revolve around it in a circular orbit. इस पॉइंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि रदरफोर्ड ने बता दिया था. ये पॉइंट ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे. सेकेंड इज, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट विद द फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स वेलोसिटी. मीन्स इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस. तो जो बोहर है उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है लेकिन एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में और फिक्स्ड एनर्जी के साथ और फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ, जो कि बहुत हेल्पफुल हुआ, जो कि उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ, जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए. कौन सा, जो स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. मीन्स उसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक फोर्स के साथ सर्कुलर ऑर्बिट में, कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है. ठीक है. लेकिन वो क्या कहता है, लेकिन जब मैक्सवेल की थ्योरी आई तो वो उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसके बिहाव पे. लेकिन बोहर ने क्या कर दिया, बोहर ने एक चीज़ कंडीशन लगा दी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है लेकिन एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में और फिक्स एनर्जी और वेलोसिटी के साथ. ठीक है. यानी कि रदरफोर्ड ने तो ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है, पूरे कहीं सर्कुलर ऑर्बिट कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है. ठीक है. कहीं भी इलेक्ट्रॉन के अराउंड, कहीं भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कहीं भी घूम सकता है. लेकिन बोहर ने एक कंडीशन फिक्स कर दी, वो ये कर दी कि वो रिवॉल्व करेगा लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में. मीन्स अगर हम एक तरीके से, मैं अगर ऐसे कहूँ कि बच्चों को मुझे मैट पे बिठाना है, तो मैंने क्या करा,
एक बेंच बिठाई, एक बेंच पे, फिर उसके बाद बोला कि जो दूसरा बच्चा होगा वो क्या बचेगा, थर्ड बेंच पे बैठेगा, उसके बाद फिफ्थ बेंच पे या सेवन्थ पे। लेकिन जो रदरफोर्ड उन्होंने क्या कहा, एक पूरी क्लास है और पूरी क्लास में जितनी बेंचेस है उतने में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उतने में क्या है, सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने बोहर के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर दिया, एक फिक्स्ड कर दिया कि एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ। सो डिस्कस कर देते हैं। नेक्स्ट इज electron revolve only in those circular orbit for which the angular momentum L is the integral multiple of h by 2 pi, and this is also known to be Bohr's quantization conditions. मीन्स उन्होंने सेकेंड पोस्टुलेट्स में ये बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व करता है विद अ फिक्स्ड एनर्जी। तो उन्होंने एक कंडीशन फिक्स लगा दी कि जो सर्कुलर ऑर्बिट जिसमें वो रिवॉल्व करेगा उसका क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा फॉर विच एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, इंट्रीगल मल्टीपल होना चाहिए किसका, h पाई 2 पाई का। तो जो आपका L है वो क्या है, L इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई, वेयर n इज शेल नंबर यानी n 1 2 3 4 जैसे अगर यहाँ लिखे हैं तो n क्या है 1 2 3, ठीक है। जैसे जैसे शेल है, शेल नंबर को ही बोलते हैं या क्वांटम नंबर्स होते हैं। अभी आपके पास आगे हम पढ़ेंगे क्वांटम्स नंबर्स भी पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, क्वांटम क्या होता है, कि एन एल एम क्या चीज़ होती है, ये भी अभी आके जब हम रूल्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन को फिल करने के तो उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। और वैसे भी इतना आपने 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि एन क्या होते हैं, के क्या होते हैं, शेल्स नंबर, ठीक है। नाउ जो आपका n इक्वल्स टू 1 है वो क्या है, शेल नंबर भी है, और n क्या है, एक इंटीजर्स भी है। इंटीजर का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो कि इलेक्ट्रॉन के जो फर्स्ट न्यूक्लियस है उसका अगर हम एल एंगुलर मोमेंटम बताएं तो क्या आएगा, अगर यहाँ पे n की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर दें तो वैल्यू क्या आएगी, h पाई 2 पाई, तो ये आई h पाई 2 पाई। अगर सेकेंड शेल पे हम एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन का तो क्या है 2h बाई 2 पाई, ठीक है। 3 पे निकालेंगे तो n की जगह 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एंगुलर मोमेंटम वर्ड क्या है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, L इक्वल्स टू R क्रॉस P, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी आप ये फिजिक्स में भी डीपली पढ़ोगे, और यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ समझ में भी आती तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, सिर्फ फॉर्मूले से काम चल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो P क्या है, मोमेंटम का ही मोमेंटम को क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम। जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है विद अ रेडियस, न्यूक्लियस उसका रेडियस क्या है r, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन का मास होगा, कोई वेलोसिटी अगर मूव कर रहा है तो हैव सम वेलोसिटी ऑल्सो। इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं उसको हम कैलकुलेट करके बता रहे हैं, आर है, एम है, वी है उस इलेक्ट्रॉन का। तो जो मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला आप फिजिक्स में पढ़ रखे होंगे कि पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम वी। अब ये क्रॉस हटेगा तो क्या लगेगा, साइन थीटा। ये हट के साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, या ऐसे ही क्यों आया, तो ये सब आप फिजिक्स का टॉपिक है और फिजिक्स में ज़्यादा डीपली पढ़ोगे, ठीक है। तो साइन थीटा, अब यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का। जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये जो इलेक्ट्रॉन है और इसके बीच का क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, साइन थीटा की जगह क्या लगा देंगे, 90 डिग्री। रेडियस और ये जो बना रहा है कितने एंगल का बना रहा है बीच में रेशो, 90 डिग्री। तो ऐसे आएगा एम वी आर साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो दैट्स वाई हम पे क्या आ गया वैल्यू, एल इक्वल्स टू एम वी आर। नाउ अभी हमने अभी पढ़ा था कि जो आपकी L की वैल्यू है वो क्या है आपके पास, NH अपॉन 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल। अब यहाँ से हमारे पास L की वैल्यू क्या है, MVR, तो दोनों वैल्यू क्या हो, इक्वल है। तो हमने क्या कर दिया, MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, और इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। और यही जो इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज ऑल्सो नोन टू बी बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, यानी कि जो बोर की कंडीशन थी, क्वांटाइजेशन कंडीशन अगर कभी आया क्वेश्चन आपको एग्जाम में, तो आपको क्वांटाइजेशन कंडीशन से ही उसकी यही है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में तो वो किसका होगा, एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए किसका, इंटीग्रल वैल्यू का, मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल वैल्यू। तो ये क्या है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ h पाई 2 पाई। तो वो इक्वेशन नंबर 1 आई, वेयर m क्या है मास, v क्या है आपका वेलोसिटी, r इज रेडियस, n इज आपका शेल नंबर, h आपका प्लैंक कांस्टेंट, और ये आपका एक कांस्टेंट है 2 पाई। जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 6.6 10 की पावर -34 जूल सेकेंड।
सिंस क्या होता है, अब ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू ऐसी क्यों है, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, प्लैंक थ्योरीज पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, डुअल नेचर्स में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे डिस्कस कर देंगे कि कैसे ये वैल्यू क्या है, ठीक है। तो प्लैंक कांस्टेंट की जो एक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, वो क्या है 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। नाउ नेक्स्ट इज while revolving, the electrostatic force between electron and nucleus provide centripetal force. Means अब इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड में, तो आपको ये हम रदरफोर्ड भी बता चुके थे, वो क्या होता है कि कोई चीज़ अगर रिवॉल्व कर रही है कि तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगी। अब अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखो, सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर न्यूक्लियस, आपका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस ये है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसने जो अपनी जितनी भी एनर्जी है वो किस में यूज़ कर दी, सेंट्रीपिटल फोर्स में, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स में यूज़ कर दी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स और में आपका एक तरीके से क्या कह सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होता है कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड का ही मतलब ये होता है कि चार्जेस के बारे में कुछ बात चल रही है, ठीक है। तो जो उसका वैल्यू है वो क्या है, 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R²। तो हमें सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करना है, बाकी सब ये जो कहाँ से है, क्यों है, डेरिवेशन, ये फिजिक्स का पार्ट है, बस हमें इसका फॉर्मूला यूज़ करना है, इसलिए हमने यहाँ से यूज़ किया। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r। सो Fe इक्वल्स टू Fc। हमने दोनों फोर्सेस को क्या कर दी, इक्वल रख दी। क्यों रखी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को उसने कहा है कि प्रोवाइड कर क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो 1/4πε0 EZE R² इक्वल्स टू mv²r। अब यहाँ पे EZE R² क्या है, आपने वहाँ पे फोर्स पढ़ा था Q1 Q2/R²। तो Q1 Q2 अगर हम यहाँ पे सिंपली बात करें, कोई भी न्यूक्लियस है आपका, अगर उसके अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज है, दो चार्ज है, सेपरेशन क्या है, दो चार्ज के बीच की बात कर रहे हैं हम। तो Q1 क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हमने क्या कर दिया, E। इलेक्ट्रॉन को हमने कहा चार्ज क्या है, E। और जो Q का है उसको हमने कहा ZE। अब क्यों कहा ZE, आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को अगर हम डिफाइन करें, तो अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोले कि नंबर ऑफ, व्हाट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम बोलते हैं क्या, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, जिसको हम क्या करते हैं, Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। यही तो करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। तो अगर ये सिंपली, अगर हमने पहले भी पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर को बोलोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने कितने न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे उसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलेंगे तो इस बिहाफ पे हम Z के बराबर बोल सकते हैं, ठीक है। अब Z तो हमने बोल दिया एटॉमिक नंबर के उसमें, और इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन तो है ये E, तो इसलिए ZE। तो इसीलिए आपको ये यहाँ पे हमने क्या है, ZE किसका चार्ज रखा है, न्यूक्लियस का, और जो E है वो आपका किसका है, बाहर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आगे से हम जो कभी भी एक वर्ड आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो हमेशा याद रखना उसको हम ZE ही बोलेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं बोलेंगे पॉजिटिव है अलग है। तो आज अभी आपने डिस्कस कर लिया कि ZE हमारा चार्ज होता है प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, तो इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये यहाँ से आपका कंटिन्यूस एक वर्ड आता रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो क्लियर होना चाहिए कि आपका ZE क्यों आया और E क्यों आया। ZE आपका इसीलिए आया, एक बार देख लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है सेंटर न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के पास अगर आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड टू बी एटॉमिक नंबर विच इज डिनोटेड बाय Z, तो उसका चार्ज E, ठीक है। तो हमने इन दोनों वैल्यू को पुट करी और इक्वेशन क्या दे रहा है, सेकेंड। अब ये दोनों जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है उन दोनों का हम यूज़ आगे फर्दर डेरिवेशन में करेंगे, तो इसलिए याद रखना। Fifth is, while revolving in a particular orbit, an electron neither gain energy or lose energy, as energy of an orbit or cell is fixed. Means इन्होंने कहा अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है तो क्या है, वो नाइदर गेन करता है नाइदर लूज करता है एनर्जी, ठीक है। और उस ऑर्बिट, उस फिक्स्ड जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है उसे क्या बोलते हैं, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। यानी कि जो आपके n=1 है, 2 है, 3 है, इसको क्या है, ये आपके स्टेशनरी एनर्जी लेवल है। यानी कि जहाँ पे वो जो फिक्स्ड कर दिया है ऑर्बिट को, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसे क्या बोलते हैं, स्टेशनरी एनर्जी लेवल का नाम दे दिया। सो अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। आप हमें फाइंड आउट करना है रेडियस, वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी टोटल एनर्जी,
इसकी जो डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और जो इसका नेट रिजल्ट है वो भी शॉर्टकट भी साथ में बताएंगे, लेकिन डेरिवेशन भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशंस भी आ जाती हैं। सेकंड, आपका जो इसमें जो शॉर्टकट है उसको तब याद करना जब आपको उससे डेरिवेशन का जो मेन फार्मूला वो याद रहे, ठीक है। क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम है अगर उसमें कोई कहीं पे घुमाकर क्वेश्चन पूछ दिया तो ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा। अगर आपको पूरा कुछ जो उसका मेन फार्मूला पता है, अगर आपको वो पता है तो आप निकाल सकते हो। अगर सिंपल वे में क्वेश्चन पूछ लिया तब तो ईजी है निकालना, लेकिन अगर थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन तो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका बोहर मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे वैलिड है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस टाइप उसके जैसी स्पीसीज पे आपका बोहर एटॉमिक मॉडल अप्लाई होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हीलियम, तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अगर मैं बोलूँ हीलियम प्लस, तो क्या उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम भी क्या है, हीलियम पे एलिजिबल नहीं है, पर अगर हम हीलियम प्लस कर दें तो क्या होगा, He प्लस कर दें तो उस पर वैलिड है। जैसे लिथियम है, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो ये क्या वैलिड है, नहीं। लेकिन अगर हम लिथियम 2 पॉजिटिव कर दें तो यानी तब कितने इलेक्ट्रॉन बचे लिथियम 2 पॉजिटिव में, 1 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स वहाँ पे ये वैलिड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि जो आपके बोहर मॉडल है वो किस पे, सिंगल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पे वैलिड है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रेडियस। रेडियस, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो कितने रेडियस पे रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का क्या डिस्टेंस है, ठीक है, जिसमें वो रिवॉल्व करता है, वो किस एनर्जी के साथ, क्या एनर्जी उस ऑर्बिट की रहती है, हम वो डिस्कस करेंगे। किस वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करता है, हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना कुछ है इस बोहर मॉडल में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आई NH/2 पाई इक्वल्स टू MVR। नेक्स्ट आई 1/4πε0 ZE²/r² MV²/r। अब हमने क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है। इधर भी होल स्क्वायर कर दिया, MVR का होल स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, N² H² MV²R²। हम पे ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई हम पे वो आई N² H² 4π, डिवाइड कर दिया ना हमने इस इक्वेशन को, स्क्वायर करके इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायर करने के बाद सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो कुछ इस तरीके का रहेगा हम आपकी इक्वेशन, ठीक है। अब जिसमें कुछ इक्वेशंस ऐसी होंगी जो कॉमन है वो कट रही होंगी, तो हमें काटते हैं, ठीक है। वन जैसे अगर आप सपोज यहाँ करते हो तो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, अगर R² हमने यहाँ लिख दिया, जो जितना पॉसिबल है, जितना जो चीज़ जिससे कट रही है तो उसे काट दीजिए, ठीक है। तो पाई से पाई कटा है आपका, ठीक है, 4 से 4 कटा आपका। तो फर्दर जितना बचा एक बार देख लेते हैं, N² H² पाई, एक पाई बचा ऊपर, ठीक है, E² R² ZE², इसका V² से V² भी कैंसिल है, यहाँ पे अगर हम बात करें V² से V² भी कैंसिल है, तो क्या है MR² इंटू R। फर्दर इक्वेशंस यहाँ से R कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास जो R की वैल्यू है वो क्या आई, N² H² E0 बाई पाई MZE², ठीक है। अगर हम सिंपल, ये तो जनरल फार्मूला है, अगर हम जनरल फार्मूला बना दें इसका, तो RNH शेल के लिए, जैसे अगर हम बोलें RNH शेल के लिए तो क्या होगा, N² H² E0 पाई MZE²। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ N लगाया। N क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जनरल फार्मूला बता दिया कि ये NH शेल के लिए वैलिड है, ठीक है। NH शेल वैलिड मतलब जनरल फार्मूला दे दीजिए, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो, एक फार्मूला पढ़ते हो, A+B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A² प्लस 2AB प्लस B², ठीक है, ये तो वैलिड है। अगर मैं इसी फार्मूले को जनरल फार्मूला में बोलूँ तो क्या होगा, A+B का होल n, ठीक है, होल n भी बोल सकते हैं। अगर A+B का होल क्यूब हो गया तो वहाँ पे वैलिड नहीं होगा, ठीक है। A+B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A² प्लस 2AB प्लस B², ठीक है, लेकिन वो उसके लिए नहीं होगा। nth के लिए तो फिर दूसरी टर्म कंडीशंस आ गई। पर एक जनरल जो हम टर्म पढ़ते हैं, आपने जो SN का फॉर्मूला पढ़ा है, आप बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़ते हो, तो आप क्या पता है एक जनरल एक्सप्रेशन दे देते हो। अगर आप
क्या कहते हैं मीन मोड वगैरह निकालते हो तो क्या करते हो, उसमें भी एक जनरल के लिए दे देते हो, तो उस टाइप के फॉर्मूले के लिए एप्लीकेबल होगा। ए प्लस होल क्यूब के लिए तो अलग फार्मूला वैलिड होगा, ठीक है। तो जनरल फार्मूला क्या होगा, आर एन एथ एन स्क्वायर जेड एच स्क्वायर ई नॉट बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर। अब इसमें से जो चीज़ें कॉमन है वो क्या है, आपका एच स्क्वायर कॉमन, इन कॉमन मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है, जिनकी वैल्यू फिक्स है, हमने उसे अलग कर दिया। जो चीज़ वेरी करेगी, वेरी इन द सेंस अगर हम एटम बदल रहे हैं तो वो चीज़ें भी बदल रही है। एटम यानी एन तो सेम है, चलो इलेक्ट्रॉन तो सेम हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जेड तो बदलेगा। जेड मतलब एटॉमिक नंबर। अगर हम हाइड्रोजन ले रहे तो एटॉमिक नंबर 1 होगा, अगर हम हाइड्रोजन हीलियम ले रहे तो एटॉमिक नंबर 2, यानी ये दो चीज़ क्या हो रही है आपकी, वेरी करेंगी। तो इसलिए हमने अलग कर दिया। जो चीज़ कांस्टेंट वैल्यू है उनको सेपरेट लिख दिया, एच स्क्वायर ई नॉट पाई एम ई स्क्वायर, ठीक है। अब जो इस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करी, एच की वैल्यू रखी, ई नॉट की वैल्यू रखी, पाई की वैल्यू रखी, एम रखा आपका, ई नॉट रखा, तो वो क्या है 0, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उसकी जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.53 इंटू एन स्क्वायर जेड एंगस्ट्रॉन। हम एंगस्ट्रॉन में कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका जो रेडियस आया वो किसके लिए है, nth शेल के लिए। जैसे देख लेते हैं, जो भी मैंने अभी आपको पॉइंट बोला है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन जैसे हीलियम पे नहीं होगा, अगर हीलियम पॉजिटिव है तो तभी वे वैलिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए आपने अभी जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमने दो इक्वेशन को एंगुलर मोमेंटम को इक्वल रख दिया। हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसका यूज़ करेंगे, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हमने, जिससे बाद हमारे पास वी एन का यानी जनरल टर्म जो आई वेलोसिटी का वो क्या है जेड ई स्क्वायर बाई 2h ई नॉट एन, ठीक है। जो आपका वी एन है उसमें हमने कांस्टेंट वैल्यू को फिर से अलग कर दिया, ई 2h ई नॉट ये सब क्या है कांस्टेंट टर्म्स है, तो इन्हें अलग कर दिया, और जेड बाई एन। इन कांस्टेंट टर्म के जब हम वैल्यू रखेंगे, जो कैलकुलेट करके आया एक्सपेरिमेंटल नहीं बोलेंगे, कैलकुलेशन करके आया, तो वो क्या है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड में ही होगा। तो जो nth शेल की जो वेलोसिटी यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन जो जिस वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, वो क्या है ये जो वेरी करेगी, जैसे शेल बढ़ेगा हम एटॉमिक नंबर बदलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती, शेल की एनर्जी होती है, लेकिन हम बोलते हैं क्या है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी में सबसे पहले सिर्फ यही फिक्स नहीं होता कि काइनेटिक एनर्जी मोशन के बारे में बताता है, आपको पता है मोशंस के बारे में बताता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आपके चार्जेस के बारे में भी बताता है, ठीक है। और आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा तो क्या मासेस के बारे में बताता है। काइनेटिक एनर्जी में हम पढ़ते हैं कि मोशन हो रहा है, अगर चार्जेस का दो चार्जेस के अट्रैक्शन की बात चल रही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे अगर आपको यहाँ पे बताऊँ तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो हम दो चार्जेस के बीच की भी बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। उसके बाद हमने यहाँ पे v की जो अभी हमारे पास ऊपर वैल्यू आई हमने उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और उसके पास हमारे पास कैलकुलेट करके ये वैल्यू आई, ठीक है, होल स्क्वायर को खोलकर। नाउ जो कैलकुलेट करके वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आई, फिर से हमने वही करा, नेक्स्ट बार जो कांस्टेंट टर्म है हमें उसे इक्वेशन से अलग करना है ताकि हमारे पास ईजियर हो, वरना पूरा फॉर्मूला याद करने में डिफिकल्टी है, क्योंकि अगर जैसे जैसे हम अगर इतनी बिग वैल्यू याद रखेंगे तो क्या होगा, हमें उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 13.6 जेड बाई एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ई वी, तो आपका ये क्या है, आपके पास आ गया आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो क्या फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। कहाँ से बात कर रहे हैं हम, क्यों बात कर रहे हैं, कहाँ से फॉर्मूला है, ये सब फिजिक्स का पार्ट है, आपको सिर्फ वहाँ से केमिस्ट्री में फॉर्मूले यूज़ करने हैं, यूज़ करके, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ है याद करने वाली, ध्यान देने वाली, कि जब भी हम किसी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वहाँ पे हम चार्जेस का जो साइन होगा वो ज़रूर कंसिडर करेंगे। मीन जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जैसे Q1 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है माइनस नेगेटिव चार्ज का होता है, तो यहाँ पे हम उसका चार्ज भी मेंशन करेंगे, ठीक है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के केस में।
तो जिसमें पढ़ोगे आप 12th में आएगा आपके पास ये टॉपिक, तो वहाँ पे आप ज़्यादा डीपली पढ़ोगे। सो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, अगेन कैलकुलेट करा हमने वैल्यूज़। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आई, यहाँ पे एक इक्वेशन आती है। अब इन इक्वेशन को सिंपल ईजियर करने के लिए हमने क्या करा, 2 से दोनों से ऊपर नीचे क्या करता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दी। मैथ्स का रूल है, जितनी मल्टीप्लाई करोगे उतना ही डिवाइड, जितना प्लस करोगे उतना ही माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों ऊपर नीचे क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास जो वैल्यू आई वो यही आई कैलकुलेट करके। सेम हमने दोबारा से वही ट्रिक अपनाई, दोनों वैल्यू की जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर दिया और जो वेरी कर रही है वो अलग। तो हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे कि काइनेटिक एनर्जी में जो आपका फॉर्मूला है आपने ऊपर पढ़ा था कि 13.6 आया था इस नेट वैल्यू। तो इसीलिए यहाँ पे जो वैल्यू आई इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट तो वो क्या आई 13.6, इसीलिए हमने वहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करी ताकि हम पे वो इक्वेशन बन जाए, ठीक है। अब उस इक्वेशन की उस पर्टिकुलर टर्म्स की हमने पास एक फिक्स्ड वैल्यू आई तो उसको यूज़ करके हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो -2 इंटू 13.6 इंटू जेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास क्या आई, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई और पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। अब क्या करेंगे, हम उनका टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ द शेल, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब जितनी भी एनर्जी लगी उनका सम अप ही होगा। तो दोनों एनर्जी हमारे पास आई और उसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो -2 इंटू 13.6 जेड एन स्क्वायर प्लस 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। तो कैलकुलेट करके पास क्या है आपके पास, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर हम डायग्राम से समझें, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी उसमें रिवॉल्व कर रहा है तो पर्टिकुलर किससे स्टार्ट होगा, 13.6 से। क्योंकि अगर हम यहाँ पे जेड की वैल्यू, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रखें, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो क्या है यहाँ पे, ये एन क्या है, नाइट्रोजन मत समझना से, ये न्यूक्लियस है इसलिए डिनोट किया है, न्यूक्लियस है सिंपल सा। तो अगर 13.6 आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, पहले शेल की है, सेकेंड शेल की -13.4। अब आपको पता है नेगेटिव में अगर माइनस कम हो रहा है तो क्या है, बढ़ रही है। तो ज़्यादा ही का मतलब क्या होता है, कम हो रही है, ठीक है। यानी कि देख सकते हो आप डायग्राम में 13.6, 3.4, 1.51, ठीक है। अब मतलब इस पर्टिकुलर सेल में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इतनी एनर्जी के साथ रिवॉल्व कर रहा है। यानी कि अगर उसे इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मतलब एक तरीके से ना इलेक्ट्रॉन के पास न्यूक्लियस का एक तरह से कर्ज समझो कि क्योंकि वो उतने इलेक्ट्रॉन को अगर होल्ड कर रहा है तो उतनी एनर्जी उसने प्रोवाइड कर रखी है। अगर जैसे आप पढ़ते हो ना आयनाइजेशन टर्म्स आगे यूज़ करोगे कि हम आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन आप तभी निकाल पाओगे किसी भी शेल से जब आपने उसे उतनी एनर्जी दी होगी जितनी एनर्जी वो कंटेन करके रख रहा है, ठीक है। तभी तो हमें पता चलता है इतनी एनर्जी इवॉल्व हुई ड्यूरिंग इमिशन, एब्जॉर्प्शन। आएंगे यहाँ पे वर्ड, धीरे धीरे सारे वर्ड्स आएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एन इन्फिनिटी है, यानी कि बहुत शेल नंबर हम डिफाइन ही है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी 0। अगर 1/n/0, 1/इन्फिनिटी क्या होती है आपका 0, तो होल टर्म क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपकी पोटेंशियल टोटल एनर्जी की बात हुई। तो हमारे पास रेडियस आ गया, वेलोसिटी आ गई, रेडियस आ गया, वेलोसिटी आ गई। तो उसके बाद हमने कैलकुलेट करना टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी के बाद ये जो जितनी भी हमने डेरिवेशंस पढ़ी हैं, डेरिवेशन में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आता रहता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए डेरिवेशन पे आप ज़रूर ध्यान देना। तो स्टार्ट करते हैं 6 पॉइंट ये है, इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लूज एनर्जी। सो यहाँ पे देखो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, उन्होंने अपनी ही बात को गलत प्रूव कर दिया। गलत इन द सेंस अपनी बात का एक दूसरी तरह से एक्सप्लेन करा। उन्होंने 5th पॉइंट में ये बोला था, आपने 5th पोस्टुलेट में क्या पढ़ा था कि जो बोहर उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन वाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट एनर्जी कैन नाइदर बी लूजेस और नॉर बी गेन। मतलब एनर्जी क्या है, ना तो लूज कर सकता है ना तो गेन कर सकता है। लेकिन उन्होंने ये नेक्स्ट पोस्टुलेट जब दिया तो उसमें बोला लूज कर सकता है लेकिन कंडीशन के साथ। यानी कि अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कंडीशंस क्या है, फर्स्ट इज इफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एन एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एनर्जी तो वो जंप करके हायर एनर्जी पे जाएगा, ठीक है। तो जो ये जंप करके हायर एनर्जी में जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेशन मतलब एक्साइटमेंट, जैसे पॉपकॉर्न नहीं होते उनको हम टेम्परेचर बढ़ाते तो कैसे उछलते हैं, ठीक है। तो क्या हम बोलते हैं बहुत एक्साइट जोन पर है वो,
ठीक है, होता है ना, हीट अप कर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात चलती है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करी तो वो अपने जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसे छोड़कर किस में जाएगा, एक्साइटेड एनर्जी लेवल पर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि हम यहीं पे एक पॉइंट पढ़ा कि बोहर मॉडल ने कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है पर्टिकुलर ऑर्बिट में। अगर वो पर्टिकुलर ऑर्बिट मतलब एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जब वो घूम रहा होगा तो एक जिसमें वो भी घूम रहा है तो वो तब तक लूज़ नहीं करेगा एनर्जी और ना गेन करेगा। ठीक है, अगर वो लूज़ करेगा एनर्जी वो तो क्या हो, दूसरे शेल में पहुंच जाएगा। ठीक है, दूसरे शेल में पहुंच जाएगा, ये नहीं कि होगा वो उसी में घूमता रहेगा। तो अपने अगर उसने सपोज दैट कि अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, अगर एग्जाम्पल से समझाऊँ कि अगर आपने 6th क्लास पढ़ी है, ठीक है, अगर आप 6th में पास होंगे तो आप 7th में जाओगे। अगर आप 7th में मतलब 6th में फेल होगे तो आप 6th में ही रहोगे। ऐसे 6.5 क्लास कोई नहीं होती। या आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कोई बच्चा फेल हो गया तो वो क्या हो गया, 10th में ही रहेगा। 11th अगर पास हो गया तो 11th में जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर 10th में फेल हो गया, पास है या फेल है, बीच का स्टेट डाल दी कि 10.5 क्लास कुछ नहीं होती है। ठीक है, यानी कि अगर वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कुछ लेगा तो वो क्या है, सीधा दूसरी एनर्जी पे जाएगा, अपने ऑर्बिट पे नहीं करेगा। तो इन्होंने बात तो कॉन्ट्राडिक्ट करी लेकिन एक कंडीशन के साथ कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है तो वो क्या करेगा, अब दूसरे एनर्जी लेवल पे करेगा, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट पर रहकर ना तो वो लूज़ कर सकता है ना तो गेन। ठीक है, यानी कि उसका जो घर था वहीं पे खड़े, वहीं पे है वो, और वहीं पे अपना गेन और लॉस का जो बिजनेस है वो कर रहा है, तो वो नहीं होगा, उसको मूवमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन भी पढ़ लेते हैं। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, इफ एन इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी इट रिसीड बैक टू लोअर एनर्जी लेवल कॉल्ड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन वो अभी हमने पढ़ा फर्स्ट कंडीशन, अगर इलेक्ट्रॉन वो लेता है तो जम करके हायर स्टेट पे जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्साइटेशन लेवल, कि एक्साइट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या एक तरीके से एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। एब्जॉर्प्शन वर्ड मतलब होता है एक तरीके जब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी। ठीक है, और इस डी एक्साइटेशन मतलब कि एनर्जी जब रिलीज करी तो डी एक्साइट हो गया। ठीक है, एनर्जी मतलब जितनी एक्साइटमेंट थी उसने एक तरीके से ख़त्म कर दी, तो वो कहाँ आएगा, लोअर एनर्जी, जहाँ पे है उससे लोअर एनर्जी पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वर्ड को भी बोल सकते हैं एक तरीके से इमिशन हुआ। ठीक है, अब क्या है, जैसे एन इलेक्ट्रॉन गेन और लूज एनर्जी वैन E1 प्लस डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2। मीन्स अगर सपोज कि आपके पास 13.6 अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस विथ 13.-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए दूसरे में तो उसे क्या चाहिए, -3.4। अगर उसे दूसरे में जाना है इलेक्ट्रॉन तो आपको उसे बाहर से उतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि वो इस इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज दैट मैं बोलती हूँ कि मैंने 13.6 में प्रोवाइड करा 10.2। ठीक है, 10.2 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने एनर्जी सप्लाई करी। तो आपको पता है 13.6 10.2 43, यानी कि क्या इलेक्ट्रॉन दूसरे उसमें जा सकता है, इलेक्ट्रॉन क्या, हाँ जा सकता है, क्योंकि जो दूसरे उसकी एनर्जी है वो क्या है, उसी के बराबर है। तो यानी कि जो आपका E1 है, E2 क्या आपका सेकेंड एनर्जी लेवल हो तभी होगा जो डेल्टा ई है, जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे उसे। ठीक है, अगर वो प्रोवाइड कर रहे होंगे वो क्या होगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है, तभी होगा ना वो चीज़। अगर मान लो कि 3.4 की जगह यहाँ पे आ रहा है बीच में आपका, आपने 10.2 नहीं दिया, आपने 7.9 आया, तो डिफरेंस क्या आएगा, 3.4 नहीं आएगा, मतलब जो यहाँ एनर्जी बराबर नहीं आएगी। यानी कि जो आपने एनर्जी दी है उसे कम दी है, ठीक है, ज़्यादा दी है तो वो नहीं लेगा। अगर उसे आप एक्साइटेशन कर रहे हो तो उसको आपको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि जितना वो 3.4 में पहुँच पाए। एक कंडीशन है। Next is energy is always emitted or absorbed in a certain discrete quantity called quantas or photons। क्या होता है क्वांटास और क्या होता है फोटॉन्स, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। यानी कि इन्होंने ये बोला था कि ये एक तरीके से क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा की पॉइंट आया है जहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जो रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाए वो उन्होंने क्या करा, बोहर ने एक्सप्लेन करा। एक बहुत ही मेजर ड्रॉबैक जो रदरफोर्ड बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, मतलब एक तरह से सेटिस्फाई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और इमिट होती है वो क्या था, डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ में होती हैं, जिसे हम बोलते हैं फोटॉन्स, क्वांटास बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो उसी से आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक।
इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डेरिवेशंस, ठीक है। बोर के पोस्टुलेट बहुत ही इजी हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या करा है, पहले एक बता दिया इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, बाद में उन्होंने बता दिया कि अगर वो रहता है तो उसकी कंडीशंस भी बता दी, भाई अगर घर में रहना है तो ये रूल है, ठीक है। अगर घर से बाहर जाना है तो उतनी स्पीड से जाना पड़ेगा, इतना आपको वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, अपना इतना मूवमेंट रखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हमने क्या पढ़ा, उसका रेडियस पढ़ लिया, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी, ठीक है। जिसमें हमने जो शॉर्टकट था यानी कि जो फॉर्मूला था वो भी हमने पढ़ लिए, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के बेस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, इजी होंगे समझने के लिए। तो अगर आपको अगर डेरिवेशन का हर एक स्टेप समझ में आए तो आपको ईजिली टॉपिक समझ में आ सकता है, ठीक है। अगर आप टॉपिक को इस तरीके से रिलेट करोगे कि वन बाय वन एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से रिलेट करोगे तो वो पोस्टुलेट्स याद होते हैं। अगर आप सिर्फ याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बस हमें रटना है तो वो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जैसे याद करना, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, फिर इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो क्या कंडीशन है, फिक्स्ड ऑर्बिट में है। अगर लूज एनर्जी का भी कंडीशन बता दी कि अगर वो एनर्जी लूज और करेगा, वो बात सही है, लेकिन कंडीशन भी लगा दी क्या कि अगर लूज और गेन करेगा तो एक एनर्जी में प्रोवाइड करनी पड़ेगी या वो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये आपका बोहर एटॉमिक मॉडल था।